नमस्कार दोस्तों, जीएस भाई अनुसर चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो अगला फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार आज हमारा अगला फंडामेंटल राइट्स है, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहेंगे इस आर्टिकल के अंतर्गत दो अनुच्छेद आते हैं, एक 29 और एक 30 अनुच्छेद परिभाषित किए गए। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि कितने अनुच्छेद आते हैं और कौन कौन से परिभाषित किए गए, ये सारी चीजें मैं देख के चलूंगा। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत संस्कृत एवं शिक्षा का वर्णन किया गया। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया। हमारे भारतीय संविधान की दोस्तों ये खूबी है कि यहाँ पर हर एक समाज के लिए अलग सा वर्णन किया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन होंगे और किसे परिभाषित किया गया, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्प मीन्स होता है कम, संख्यक मीन्स संख्या जिनकी कम। ऐसे व्यक्ति जिनकी संख्या कम हो क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक। दूसरी बात करें कि अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है की परिभाषा दोस्तों संविधान में कहीं भी नहीं परिभाषित किया गया। सारे पार्ट आप नोट करते जाएंगे और जो आपको न समझ में आए वीडियो को आप बैक करके देखें और पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें, आपको सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हमने क्या बताया कि अल्पसंख्यक किसको बोला जा रहा है, जिनकी संख्या कम हो अल्पसंख्यक है, और इसकी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई। अब इस अल्पसंख्यक के अंतर्गत किसको रखा गया, तो हमने कहा जिनकी संख्या कम है। जिनकी संख्या किसकी कम है तो कहा जाता है मुस्लिम। मुस्लिम इसमें और किसको रखा गया, जैन को रखा गया। इसमें किसको रखा गया, कहेंगे ईसाई को रखा गया, बौद्ध को रखा गया और सिख रखे गए। सिख 3 2 5 और एक आपका पारसी। ये जो आपके व्यक्ति आते हैं, इन जो 6 संप्रदाय के लोगों को है उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। पहला पॉइंट हमने आर्टिकल 25 पढ़ाया था, एक आपको बताया कि हिंदू धर्म से संबंधित, तो वहां हिंदू धर्म को परिभाषित किया था कि किसको किसको शामिल किया गया। अब यहाँ कह रहे अल्पसंख्यक कौन होंगे, तो हमने कहा अल्पसंख्यक उनको कहा गया है कि जो इनकी संख्या कम हो। अर्थात ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक वो होंगे जो 50% से जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक के दायरे में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। और ये मामला अभी भी संसद के पास है। अब संसद इसमें क्या नियम बनाती है, जिला स्तर पर लेके आती है, कि डिस्ट्रिक्ट आपके राज्य स्तर पर लेकर आती है और कि केंद्र स्तर पर लेता है, ये मामला अलग होगा। यहाँ पे हमने क्या कहा कि अल्पसंख्यक में कितने संप्रदाय आ रहे हैं, 6 संप्रदाय होंगे। अल्पसंख्यक की कहीं परिभाषा नहीं दी गई है। दूसरी चीज हमने क्या बताया कि इनके लिए अल्पसंख्यक कौन होगा, हमने कहा जिनकी संख्या 50% से कम होगी उन्हें अल्पसंख्यक बोला गया है। तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि 50%, अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र चले जाए जो नेपाल बॉर्डर पर रखते, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदू आपका अल्पसंख्यक है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो अभी ये परिभाषा या कहेंगे इसके लिए नियम कानून नहीं बनाए गए हैं कि कौन आपका अल्पसंख्यक होगा और कौन आपका बहुसंख्यक रखा जाएगा। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही है अल्पसंख्यक। अब इन अल्पसंख्यक की बात क्या की गई, तो दोस्तों याद रखना इनके लिए कहा गया है कि ये अल्पसंख्यक के जो व्यक्ति हैं वो अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रबंध किया गया। क्या, अपनी भाषा, अपनी लिपि एवं संस्कृति को प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, उसको पल्लवित कर सकते हैं, ये इनका मौलिक अधिकार है। तो यहाँ से आपको पॉइंट ये क्लियर हो गया कि 29 का ये पहला क्या कह रहा है। 29 के पहले में किसकी बात की गई है, 29 का पहला क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक होंगे जिन्हें अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, उनका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। दोस्तों समझ में आ गया तो थंब कीजिए, आगे चलते हैं। आप देखिए 29 का दूसरा, कि 29 का दूसरा किसकी बात कर रहा है, तो 29 के दूसरे की बात करें तो यहाँ साफ साफ कहता है कि किसी भी स्कूल में, 29 के दूसरे में देखें कह रहा है किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यक के आधार पर, क्या किसके आधार पर, अल्पसंख्यक के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। याद रखना, किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा, लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखना
कि किसकी बात कर रहा है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी है, 50% से कम वो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में किसको किसको रखा गया, ये बात कर ली। अगला पॉइंट हमने कहा 19 के दूसरे के अंतर्गत क्या क्या प्रवेश लेने से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, अल्पसंख्यक क्या रखा। तो ये आर्टिकल आपका 29 था। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। 30 किसको परिभाषित कर रहा है और 30 में किन किन बातों का वर्णन किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस सारे पॉइंट आपको नोट करके चलना है कि क्या क्या किया गया है इसमें। तो यहाँ पे आर्टिकल 30 की बात करें, अनुच्छेद 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग को, आप नोट भी कर लेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि जितने अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं उनको अपने धार्मिक संस्थान की स्थापना करने की अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई। क्या दी गई? धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने की बात कर रहा है। दोस्तों याद रखना, धार्मिक शिक्षण संस्थान, आपने देखा होगा कि मदरसे जो चलते हैं, गुरुकुल चलते हैं या मठ चलते हैं, किसको आधार बनाकर चल रहे हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, ये आधार आपके आर्टिकल आपका आधार बना के चल रहे हैं। ये आर्टिकल आपका कौन सा है? तो आर्टिकल 30 है, इसको आधार बनाकर चल रहे हैं। अब 30 का दूसरा क्या कहता है? आर्टिकल 30 का दूसरा किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 30 का दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर राज्य के द्वारा इन्हें किसी प्रकार का अनुदान देते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। तो याद रखना, इन धार्मिक शिक्षण संस्थानों को अनुदान देते समय राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। याद रखना दोस्तों, भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल कौन कहता है? आपका आर्टिकल 30 में कहा गया। तो 29 किसकी बात कर रहा है? अल्पसंख्यक को बताया गया कि अल्पसंख्यक कौन होंगे, जिनकी संख्या 50% से कम होगी। अल्पसंख्यक में किसको रखा गया? तो बौद्ध रखे गए, जैन रखे गए, सिख रखे गए, मुस्लिम रखे गए, ईसाई रखे गए, पारसी रखे गए, 6 संप्रदाय के लोगों को। दूसरा पॉइंट वो लग गया कि इस आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने एवं उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। यहाँ 2 पॉइंट के, स्थापित भी कर सकता है, उसको मैनेज भी कर सकता है। तीसरा कह रहा है, 30 का दूसरा क्या बोला? अनुदान देते समय राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप समझ जरूर कीजिए। तो ये आपका एक मौलिक अधिकार था जिसे संसद शिक्षा का अधिकार कहा गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार आपका है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत देखिए, संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत, तो इसको आर्टिकल 31 के अंतर्गत बताया गया। तो आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत इस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया। इसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधि अधिकार बना दिया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो यहां तक पहली बात हमें क्लियर करना है कि हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अलावा क्या है कि से हटाकर क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान 1978 द्वारा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि इसके लिए हमारे संविधान में 31 का ए, बी और सी जोड़ा गया। अगर संपत्ति का अधिकार पढ़ते थे 31 का ए, बी, सी के बारे में अगर हमें नहीं पता चलता है तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो 31 ए, बी और सी में ऐसी क्या बात की गई है उसके बारे में देखते हैं। तो 31 ए, बी जो है आपको नोट कर लेना है ये सारे पॉइंट कि ये जो है आपको प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन द्वारा 31 का ए एवं बी जोड़े गए। इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं थे। याद रखना,
31 के ए और बी को किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो कहेंगे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जा रहा है। और जब कोई मामला प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो इसका मतलब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया है, 9वीं अनुसूची आई थी। 9वीं अनुसूची 1951 में आई। कब आई, 1951 में। अर्थात कोई मामला जब 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया 73 के पहले, तो वो न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं रहा। तो यहाँ पर ए और बी को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। जबकि 31 के सी की बात करें कि 31 का सी मामला क्या है, तो दोस्तों यहाँ से कुछ बैक चलते हैं। कहा जाता है इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने 1969 में क्या किया, आदेश दिया कि अब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और साथ ही साथ जो राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स अधिकार थे उनको भी छीन लिए। इसके लिए दो मामले आपके निकल के आते हैं। एक मामला है रुस्तम कबाज बनाम भारत संघ, कबाज बनाम भारत संघ, और एक मामला आपका निकल के आता है यहाँ पे कहेंगे माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ। तो इस संघ के द्वारा जो इंदिरा गांधी के द्वारा ये 31 का सी लाया गया और कहेंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और राजा महाराजा जो प्रीवी पर्स अधिकार जो छीन लिए गए, इस वजह से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया। दोस्तों याद रखना, क्या घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तब जाकर कहा जाता है कि 25वां संविधान संशोधन 1971 किया गया। दोस्तों अच्छे से नोट कर लेंगे, संविधान संशोधन 1971 किया गया। कौन सा संशोधन है, 25वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा 31 का सी जोड़ा गया। दोस्तों एक एक चीज क्लियर करेंगे। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो को बैक करके देखिए। आप एक बार पूरा वीडियो देखेंगे, जितने आपको 2-3-4 वीडियो आपके फंडामेंटल राइट से आ चुके हैं, अगर आप इसको लगातार आप देख रहे हैं एक एक करके, तो यकीन मानिए आप कितनी बढ़िया कमांड हो जाएगी कि आप एग्जाम देने में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छे से अच्छे एग्जाम देने का मन करेगा। बस आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखने की कोशिश करिए। तो 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा 31 का सी जोड़ा जा रहा है। अब इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया, 31 के सी में कहा गया कि जब बात, यहां पर कह दिया गया, जब बात अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 में टकराव हो, अनुच्छेद 14 और 19 में टकराव होगा तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तब हम डीपीएसपी को प्रायोरिटी देंगे, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रायोरिटी दिया जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तो हमने क्या बताया कि 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा एक रिट जोड़ी गई, एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसे 31 का सी कहा जाता है, और इसके में कह दिया गया कि जब टकराव 14 और 19 में होगा तो हम डीपीएसपी को प्रायोरिटी देंगे, नीति निर्देशक तत्वों को प्रायोरिटी दी जाएगा। इसका मतलब क्या है, डीपीएसपी का मतलब है कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी के द्वारा 31 का सी जोड़ा गया। दोस्तों अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो थंब कीजिए, आगे चलते हैं। तो एक मौलिक अधिकार आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट मौलिक अधिकार आपका निकल के आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके बारे में बात करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो इसमें आर्टिकल 32 से 35 तक परिभाषित किया गया है। 32 से 35 तक किसको परिभाषित किया गया है, तो कहेंगे संवैधानिक उपचारों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें तो आप लिखेंगे कि इनको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो पहला पॉइंट बन गया कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आप कहेंगे संवैधानिक उपचारों को। अगर कहते संविधान की आत्मा क्या, तो इसमें संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना।
तो यहाँ पे दोनों पॉइंट आप क्लियर कर लेंगे कि संविधान की आत्मा कौन है और संविधान की आत्मा के अलावा बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग कौन थी। तो इसमें दोस्तों 35 से 35 तक परिभाषित किया गया है। दोस्तों आपको लाउड स्पीकर की आवाज आ रही होगी क्योंकि आज शिवरात्रि है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम थोड़ा 1-8 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसके आगे हम देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर के अनुसार क्यों कहा गया। तो यहाँ पे देखें कि बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि ये जो अधिकार है वास्तव में व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, अर्थात उनको अधिकार देता है। तो इन्होंने इसके अंतर्गत इसको संविधान की आत्मा बोला। अब इसमें क्या क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर ये नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बात करें संविधान के उपचारों के अंतर्गत आपको बताया गया है, आपको आर्टिकल पढ़ाया जाता है 32, अनुच्छेद 32 पढ़ाया जाता है। अनुच्छेद 32 में किसकी बात करता है आपको देखना है कि आर्टिकल जो है आपका 32 किसकी बात कर रहा है। तो 32 को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, इसको तोड़कर पढ़ेंगे। अगर कोई अनुच्छेद हम तोड़कर पढ़ते हैं तो वो हमें क्लियर होता है, और जब भी अनुच्छेद की बात आए तो उसके की को पकड़ेंगे। लाउड स्पीकर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसके आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा इसका भी लुत्फ ले लीजिए। बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 में किसकी बात की गई है, हम यहाँ देखते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 क्या कहता है इसके बारे में क्लियर देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि इसके अंतर्गत 5 रिटियों को जारी किया जाएगा। 5 रिटियों को जारी किया जा सकता है। कितनी रिट होंगी? 5 रिटियां होंगी। अब यहाँ पर कौन जारी करेगा? ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रिटियां, जब लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, आप ध्यान से समझ लो आर्टिकल 32 क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फंडामेंटल राइट है कि जब लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी कर सकता है। दूसरी चीज इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो दूसरा पॉइंट जोड़ा गया है, ये 32 का पहला, 32 का दूसरा क्या कह रहा है, इन 5 रिटियों के नाम दिए हैं। ये 5 रिट्स कौन कौन सी होंगी, ये जो रिट है इनके नाम दिए गए, तो इनके नाम हमें अच्छे से नोट कर लेना है। और तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर कहा गया है कि संसद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसद कानून बनाकर, नोट कर लेंगे, संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा, कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। तो आर्टिकल 32 कह रहा है 5 प्रकार की रिट जारी करेंगे। 32 का दूसरा कह रहा है कि 5 प्रकार की रिटियां कौन होंगी, और 32 का तीसरा कह रहा है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा
अन्य न्यायालयों को भी ऋण जारी करने का अधिकार दे सकता है, अन्य न्यायालयों को भी अधिकार दे सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें बंदिश का हो गया, तो ये ऋणियां कौन कौन सी हैं आप नोट कर लेंगे अच्छे से, और इनके जो लैटिन वर्ड है इन्हें हमें अच्छे से याद करना है, क्वेश्चन में यही सारे आते हैं। तो जो पहली ऋण है तो उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। अगर इसके लैटिन वर्ड की बात करें तो लैटिन में इसको बोला जाता है हैबियस कार्पस, लिख लेंगे आप, पूछा जाता है हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस। एक एक करके लिखते जाएंगे, इनके मीनिंग भी बताएंगे। दूसरा कह रहा है आपका परमादेश, परमादेश, इसका जो लैटिन वर्ड है इसका मतलब होता है मैंडेमस। आप पेपर एसएससी डाटा देख लो, क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा जो ऋण आती है, तीसरी ऋण आ गई आपकी प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध को बोला जाता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। और चौथा है आपका प्रतिषेध, प्रतिषेध को बोला जाता है यहाँ पे, प्रतिषेध को बोला जाता है सर्सियोरी, सर्सियोरी। और अगली ऋण आपकी आ रही है वो आपकी कहलाती है अधिकार प्रश्या, अधिकार प्रश्या। इसको नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है आपके को वारंटो, को वारंटो। तो दोस्तों ये लैटिन वर्ड हमें याद रखना है कि इनके लैटिन नाम क्या है। तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण जब भी आएगा पेपर में तो इसको मैचिंग करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि आप मैचिंग करिए। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो आपके 32 का दूसरा है वो कह रहा है कि 5 प्रकार की ऋणियां जारी की जाती है। ये 5 प्रकार की ऋणियां कौन कौन सी है यहाँ पे नाम दे दिया गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध दो बातें क्या है यहाँ पर करेंगे। प्रतिषेध और एक है उत्प्रेषण, यहाँ पे नाम नोट कर लेंगे, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो यहाँ पे जो नाम समझ में आ रहे हैं इनका मैचिंग करें। अब इनके आगे मीनिंग लिख रहे हैं, इनकी मीनिंग क्या होती है ये आप जरूर नोट कर लेंगे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है। अगर तुमने ये आपको दोस्तों ये नोट कर लिए कि लैटिन वर्ड, लैटिन जो नेम इनको नोट कर लिए और इनका मीनिंग याद कर लिया तो आप समझ लिए कि आपको ये पांचों ऋणियां यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम एक एक ऋण की बात करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है वो कह रहा है साशरीर, साशरीर प्रस्तुत करना। आप नोट कर लेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, साशरीर प्रस्तुत करना। मतलब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से जब बंदी बना लिया जाता है, आप नोट कर लेंगे, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो उसके खिलाफ एक ऋण जारी की जाती है जिसे बोला जाता है साशरीर प्रस्तुत करना या बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर उसके गिरफ्तारी के कारण, समुचित कारण जानने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये निर्दोष, उसको रिहा भी कर दिया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस साशरीर प्रस्तुत करना। अब यहाँ कह रहा है मैंडेमस, यहाँ पे क्या होता है इसका परमादेश, परमादेश मीन्स परम आदेश। इसका मतलब क्या होता है आदेश देना। हमें मीनिंग याद रखना है कि लैटिन वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आदेश देना। आदेश देना का मतलब क्या होता है, जब कोई सरकारी संस्था या कोई व्यक्ति या अर्ध सरकारी संस्था अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं करता है तो उसको आदेश दिया जाता है कि उसके द्वारा जो कार्य सौंपे गए उसको वो उनके कार्यों को सही तरीके से करे या उनके कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से करे। तो समझ में आ रहा है कि परमादेश मैंडेमस है। आप बात कर रहे हैं प्रतिषेध, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि मना करना, इन दोनों का अर्थ एक है, माइन्यूट डिफरेंस है। प्रतिषेध भी मना करना होता है, उत्प्रेषण भी मना करना होता है, रोक देना। ये दोनों ऋणियां चाहती है कि जब कोर्ट या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ और हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ
यहाँ पर कहेगा कि ये मामला जो है तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इस मामले को ऊपर हस्तांतरित करने के लिए या उस पर कार्रवाई रोकने के लिए ऋण जारी की जाती है, उसको प्रतिषेध बोला जाता है। और वही यहाँ पे उत्प्रेषण होता है, रोक देना, किसी कार्य को मना कर देना, ये आपकी प्रतिषेध और उत्प्रेषण कहलाता है। अब इस पर डिफरेंस क्या है फिर दो, इसमें डिफरेंस बस इतना है दोस्तों कि प्रतिषेध ऋण कहती है जब किसी मामले में सुनवाई चल रही होती है। आप याद रखना, प्रतिषेध ऋण कब जारी की जाती है, जब मामले में सुनवाई चल रही। जबकि उत्प्रेषण ऋण कब जारी की जाती है, उत्प्रेषण ऋण तब जारी होती है जब किसी मामले में सुनवाई हो चुकी हो। आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्त कि प्रतिषेध मामले में सुनवाई चल रही हो, रोक दो वहीं पे, और उत्प्रेषण जब मामले में सुनवाई हो चुकी हो तब ये जारी की जाती है। दोनों के मेन डिफरेंस है, आपको याद रखना दोनों का क्या मेन डिफरेंस है। तो यहां पर आपको रोका गया। तो प्रतिषेध भी क्या होता है, मना करना। उत्प्रेषण भी क्या कहता है, रुक जाना या मना करना। दोनों का मीनिंग सेम है। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, किसकी बात कर रहा है, किस अधिकार से। अब किस अधिकार से क्या बोला गया कि जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोई पद धारण कर लेता, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि आप फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। अब ओबीसी में आ रहे थे, एससी सर्टिफिकेट बना लिया, ये जनरल कैटेगरी एससी का सर्टिफिकेट बनवा कर नौकरी पा ली। नौकरी पाने के बाद आप नौकरी कर रहे हैं, भाई जब किसी प्रकार की सरकार को जब पता चलती है तो संविधान के अनुसार आपसे पूछा जाता है, अधिकार परीक्षा ऋण जारी की जाती है, आपने किस अधिकार से पद धारण किया। आपकी जांच होती है, अगर जांच में आप संचित नहीं पाए जाते हैं, आपके तरीका जो सही नहीं था, तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। अब क्या कार्रवाई होती है, तो इसके लिए एक मामला बताते हैं। इलाहाबाद में एक इंजीनियर थे जिनका नाम था अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के बीटेक वगैरह की डिग्री बनवा के, बीटेक एमटेक की डिग्री बनवा कर इंजीनियर अभियंता बन जाते हैं और नौकरी करते हैं। नौकरी के लास्ट टाइम जब रिटायर होने का उनका टाइम आता है तो किसी प्रकार से ये बात ओपन होती है, और बात ओपन होने के बाद कहा जाता है उनके खिलाफ आपकी ऋण जारी की गई, जिसे को वारंटो या अधिकार परीक्षा कहा गया। और उनसे जब गिरफ्तार या पूछा गया कि आपने किस अधिकार से पद धारण किया है, जांच हुई तो सारे डॉक्यूमेंट फर्जी निकले, तो कहा जाता है कि उनको सजा दी गई और जितना वेतन लिया उससे विद इंटरेस्ट वसूला गया। दोस्तों समझ लीजिए, जितना वेतन उन्होंने लिया सरकार से उससे विद इंटरेस्ट वसूला गया, पूरे ब्याज के सहित वसूल लिया गया। तो आप ये दिमाग में बात डाल के चले कि फर्जी काम करने से 100 बार बचे। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की, अधिकार परीक्षा। तो ये आपके मौलिक अधिकार में 32 का जो बताया गया। दूसरा कह रहा कि 5 ऋणियां होंगी, इन ऋणियों के नाम दिए गए। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं, ये 5 ऋणियां तो हो गई, ये 5 ऋणियां तो हो गई, लेकिन यहाँ पे बात करें कि आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी पावर दिया गया है, दोनों को अधिकार दिए गए, दोनों ऋणियां जारी कर सकते हैं। यहाँ हाई कोर्ट कहता है अनुच्छेद 32 के अनुसार, और सुप्रीम कोर्ट यहां कहता है 226 के अनुसार ऋण जारी कर सकता है। दोनों आर्टिकल याद रखना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंस की बात करें तो हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट 32 के आधार पर ऋण जारी कर सकता है। यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की ऋण जारी करता है। कितनी ऋण जारी कर रहा है, 5 प्रकार की, जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की ऋण जारी करता है। दोस्तों मेन डिफरेंस है, याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की ऋण कौन जारी करता है, जो भी हमने नाम लेंगे, को वारंटो, प्रोविजन, सर्टियोरी, वेंडमेस और आपकी हैबियस कॉर्पस। लेकिन इन 5 ऋणियों के अलावा यहाँ पर हाई कोर्ट को कहें तो हाई कोर्ट को एक ऋण जारी और करने का अधिकार है, जिसको बोला जाता है इंजेक्शन या इंटरिम रिलीफ, अंतरिम और राहत। हाथों हाथ जो जमानत मिलती है, हाथों हाथ जो आपको राहत मिलती है, वो किस ऋण के द्वारा मिलती है, ये हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, जिसे इंटरिम राहत बोलेंगे या इंजेक्शन बोला जाता है। ये राहत, ये ऋण जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नहीं होती है। दोस्तों बात समझ में आ रही है। तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकार किसको है, हाई कोर्ट को। विषय वस्तु किसकी ज्यादा है, बड़ी है, तो कहेंगे हाई कोर्ट की। अगला पॉइंट बात करें तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो आपका आता है, आप कहेंगे इसको फंडामेंटल राइट्स के अलावा फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर, हनन होने पर
और उसके अलावा कहेंगे विधिक अधिकारों का भी उल्लंघन होने पर, विधिक अधिकारों का भी हनन होने पर आपका हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अच्छे से समझ लीजिए डिफरेंट, यहां पर हाई कोर्ट फंडामेंटल या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के अलावा विधिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है तो यह रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल का उल्लंघन होने पर ही रिट जारी करता है। दोस्तों अच्छा समझ में आ गया। अब बात करते हैं आर्टिकल आपका 33। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लिए हो तो आगे चलते हैं। अगर नोट नहीं किए तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या बैक करके आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं इस संवैधानिक उपचारों के बाद अगला बात करते हैं आर्टिकल 33। अब 33 अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 32 तक हमने देखा कि ये जो अधिकार दिए गए हैं ये सिविल के लिए दिए गए हैं, हम आप जैसे नागरिकों के लिए दिए गए। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 क्या कह रहा है कि जब बात सैन्य बल की आ जाए, जब बात आईबी की आ जाए, जब बात हम रॉ की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो संसद क्या समय समय पर कानून द्वारा इनके अधिकारों में कमी कर सकती है। याद रखना, सैन्य बल, आईबी, रॉ एवं अन्य जितने इंटेलिजेंट के आ रहे हैं, इनके अधिकारों में संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है। अधिकारों में संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, आपका जो संवैधानिक उपचार है, आपको याद रखना है कि जो सैन्य बल है, आईबी, रॉ के जो व्यक्ति होते हैं, पुलिस है, इनके अधिकारों में समय समय पर क्या किया जा सकता है? कमी की जा सकती है। आप नोट भी कर लेंगे और इनको एक बार रिवाइज भी करेंगे कि आर्टिकल 33 किसकी बात कर रहा है। आर्टिकल 34 की बात करें तो आर्टिकल 34 कहता है मौलिक अधिकारों में यदि किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, यदि मौलिक अधिकारों के दौरान या मार्शल लॉ, इसमें देखो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बात की गई है? अनुच्छेद आपका 34 कहता है मार्शल लॉ की बात करता है। आपको याद रखना अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जब पावर किसके पास आ जाए? सेना के पास आ जाता है। तो यहाँ पर क्या था? मार्शल लॉ के दौरान यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो संसद कानून बनाकर उनकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। संसद कानून बनाकर क्या कर सकता है? कानून बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। उसको नोट कर लेंगे, क्षतिपूर्ति कर सकता है। तो क्या पे आर्टिकल किसकी बात कर रहा है? 34। आर्टिकल 35 की बात करें, 35 यहाँ पर आपके आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 के रिपीटिशन कर रहा है, उसको दोहरा रहा है। क्या दोहरा रहा है? कि 32 में कहा गया कि रिट से संबंधित नियम कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को। 33 किसकी बात कर रहा है? इनके मौलिक अधिकारों में कमी कर सकते हैं। 33 के बाद 34 किसकी कह रहा है? मार्शल लॉ के दौरान क्षतिपूर्ति के लिए कानून बना सकता है। ये जो रिपीटिशन है, ये दोबारा जो दोहराया गया है, ये अनुच्छेद 35 में दोहराया गया। आपको याद रखना है, आप कमेंट करके बताइए कि भारत में अभी तक कितनी बार मार्शल लॉ लगा है। आप जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत में अभी कितनी बार मार्शल लॉ लग चुका है। जल्दी से बताएं। तो यहां तक अगर बात क्लियर हो तो आप थंब कीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, जो न्यू स्टूडेंट जुड़े वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज की क्लास यहीं तक रहती है। कल इसके आगे आपके डीपीएसपी का जो चैप्टर होगा उसको हम पढ़ेंगे। और आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा, बैक करके वीडियो जरूर देखिए। आपको पूरी जानकारी दी जा रही, कोशिश मेरी तरफ से की जा रही कि आपको वो दिया जाए, कंटेंट वो दिया जाए कि आपको ये ना लगे कि एग्जाम की दृष्टि ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है या कम पढ़ाया गया। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।